स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का पोर्शन, और उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त को जाया करते हुए। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें और रेगुलर जो है अपनी तैयारी करते रहें। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है वो है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसके अंदर हम जो हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आवेश के बारे में, और उसके बाद देखेंगे आवेशन की विधियां, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म, उसके बाद देखेंगे कूलाम नियम, विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, और लास्ट में हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखना। तो ये सारे जो है पार्ट रहेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। ये ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आप बहुत ही पेशेंस के साथ बने रहना, एक एक टॉपिक और एक एक पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप जो है पेशेंस के साथ बने रहोगे और हर एक चीज़ को रटने की बजाय या समझने की कोशिश करोगे तो कहीं भी आपके फिजिक्स में डाउट नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, ऐसा किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यहां पर दो, जैसे हम आवेश को डिफाइन करने गए और दो भयंकर और शब्दों से टकरा गए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए कहा जाता है कि आवेश, समय और द्रव्यमान यानी मास, इनकी कोई सिंप्लीफाइड डेफिनेशन नहीं है। ठीक है कि हम समझने के लिए कर सकते हैं, यानी डेफिनेशन का मतलब यही होता है कि आसान भाषा में हमें वो चीज समझा दे। लेकिन यहाँ तो आवेश, दो शब्द और आगे के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, अब इनको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में तो आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, है ना। स्थिर विद्युतिकी की यानी शुरुआत के 4 चैप्टर जो आप पढ़ोगे उसमें विद्युत क्षेत्र का बहुत रोल होगा, और उसके बाद जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, और उसके बाद जब मैग्नेटिज्म यानी चुंबक वाला जो पोर्शन आएगा उसमें आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ोगे। तो सिंपल सा ये मैं आपको समझा देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र कैसे है, बस एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि बाद में देखो विद्युत क्षेत्र मैंने बताया था स्टार्टिंग में, फिर आएगा घूम के, तब हम इस पे पीएचडी कर लेंगे। अभी के लिए कि मान लीजिए कि कोई आपने यहाँ पर
जैसे अर्थ है, और अर्थ से मैं यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को गिरा रहा हूँ या फिर अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो घूम फिर के अर्थ में ही रहा है। इसका मतलब कि अर्थ का कोई एक क्षेत्र है, अर्थ की कहीं पे धाक है, और इस धाक की वजह से, अर्थ की इस दादागिरी की वजह से ये इसको अपनी तरफ खींच लेती है कि भाई कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन किसी ने रॉकेट को बना दिया है ना, चंद्रयान वगैरह, वो अर्थ पे वापस आया नहीं, चांद पे चला गया। यानी अर्थ की धाक कहाँ है? एक फिक्स एरिया में है। मान लीजिए कि इस एरिया के अंदर अर्थ की धाक है, इसके बाहर चला जाए तो भाई अब ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अब वो निकल जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, अर्थ के चारों ओर का एक वह क्षेत्र जहां पर अर्थ अपनी और वस्तुओं को आकर्षित करती है, उसको कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। सेम यहां पर चार्ज में होगा, आवेश में होगा कि आवेश मान लो कि ये है, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर यह आवेश किसी अन्य आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। देखेंगे आगे जब आवेशों के गुणधर्म देखेंगे तो कब आकर्षित कब प्रतिकर्षित, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। बाकी बातें जब ये आएगा तब करेंगे। अब यहां पर एक शब्द आ गया है आवेश। क्या आ गया बच्चों? आवेश। तो अब इस आवेश के बारे में बात करते हैं कि आवेश क्या था, कैसे इसकी उत्पत्ति वगैरह हुई और कैसे इसको उत्पन्न किया जाता है, या उत्पन्न कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, ये भी देखे जाएंगे। क्योंकि आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी एक टास्क है। तो कैसे आवेश फिर आ गया, जब उत्पन्न ही नहीं कर सकते तो आवेश कैसे आया, तो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आवेश के बारे में थोड़ी इनिशियल चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा ही है, इससे कोई एग्जाम में पूछा जाए ये बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो थे गिलबर्ट, उन्होंने इस आवेश के बारे में कुछ अपनी चर्चाएं दी और उन्होंने कहा कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने कुछ बिहेवियर देखे अलग अलग वस्तुओं के, कि किसी के रगड़ने से, किसी को टच करने से उन्होंने कुछ बिहेवियर उन वस्तुओं का चेंज हो गया। वो तो किसी वस्तु को आकर्षित करने लग गई, किसी को प्रतिकर्षित करने लग गई। तो गिलबर्ट ने सबसे पहले कहा कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं, और उन्होंने कुछ उनके नाम दे दिए, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली। फिजिक्स का एक रूल है कि आप कोई भी थ्योरी देते हो, अगर उसको कोई मान्यता दे देता है कि हाँ भाई ये कह रहा है वो सही है, तभी वो फेमस होती है, तभी वो किताबों में आती है, अदरवाइज वो हिस्ट्री बन के रह जाती है। तो गिलबर्ट का बस नाम सा रह गया था कि भाई इन्होंने कुछ किया था। तो आवेश का जो अस्तित्व में लाना है, आवेश को अस्तित्व में लाया गया सबसे पहले। तो आवेश को अस्तित्व में कैसे लाया गया है उसको हम देखते हैं। आवेश को अस्तित्व में लाना सबसे पहला है अपना, आवेश को अस्तित्व में लाना, अस्तित्व में लाना। अब आवेश को अस्तित्व में लाना, अब मैंने ये वर्ड नहीं बोला, आगे मैं आऊंगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था वगैरह, सब कुछ आएंगे, आप चिंता न करें। मुझे पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैं ये कह रहा हूं कि हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान न देते हुए उन चीजों पे ध्यान देना जो काम की, जो एग्जाम में पूछी जाती है। कहानी सुनाने को 1 घंटा भी सुनाई जा सकती है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। आवेश को अस्तित्व में लाना, यहाँ पर मैंने कभी ये नहीं कहा कि आवेश को उत्पन्न करना, नहीं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सब अस्तित्व में लाया जा सकता है। मतलब कहीं पे आवेश है, गुमनामी चेहरा है, बस उसको पब्लिक के सामने लाना है कि भाई ये आ गया है, ये था पर तुम्हें पता नहीं था, ऐसे। तो आवेश को अस्तित्व में लाने की 3 विधियां हैं, है ना। तो आवेश को अस्तित्व में लाने की 3 विधियां हैं, यानी कोई भी वस्तु पर आवेश तो है भाई। मान लेते कि यहाँ पर भी आवेश है, ये कपड़ा है, ये चार्जर है, ये मास्क है, ये मोबाइल है, सब पे आवेश है, पर वो अस्तित्व में नहीं है, मतलब उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो कुछ ऐसा करें कि उस आवेश का प्रभाव दिखे, और उस आवेश का प्रभाव जब दिखेगा तो ऑब्वियसली वो अस्तित्व में आ गया है। तो आवेश को अस्तित्व में लाने की 3 विधियां हैं, जिसको हम कहते हैं आवेशन की विधियां। तो यहां से हमारा सवाल जो बनता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है और कंपटीशन
लेवल पे भी पूछा जाता है और आपका चैप्टर भी यही से शुरू होता है, आवेशन की विधियां। क्योंकि सबसे पहले हम आवेश को अस्तित्व में लाएंगे, उसके बाद आवेश के गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश को अस्तित्व में लाने की सबसे पहली विधि है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा। अब यहां पर देखते हैं कि घर्षण क्या होता है। ठीक है, घर्षण, चालन और प्रेरण है। तो पहली विधि हम देखते हैं घर्षण द्वारा। अब घर्षण में क्या होता है, मान लीजिए कि दो वस्तु है आपके पास, एक ऐसे और मान लीजिए कोई ऐसे है, कोई छड़ है या कोई कपड़ा है। ये कोई कपड़ा है और ये कोई छड़ है। तो जब इनको आपस में रगड़ा गया, काफी देर तक रगड़ा गया और देखा कि इस पर कुछ आवेश आ गया, कोई चेंज आ गया, शुरुआत में देखा गया चेंज आया और इस पर भी कोई चेंज आ गया। देखिए कहानी कैसे शुरू होती है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्या आएगा वो तो बता ही देंगे, बट इस पर कुछ चेंज आया। ठीक है, बेसिकली ये था रेशम का कपड़ा, रेशम का रुमाल, है ना, और ये था कांच का छड़। ठीक है, इसको एक नंबर दे दिए ऑब्जर्वेशन को, भी कुछ चेंज आया, इसमें कुछ हुआ होगा। फिर आपने लिया ऊन और एक प्लास्टिक की छड़ ली, इनको भी आपस में जब रब किया, रगड़ा, तो फिर इनमें भी कुछ चेंज आया। और इसमें भी कुछ चेंज आया। अब हुआ क्या कि भाई जब इस रेशम के कपड़े को ऐसे रगड़ के और यहां दीवार से ऐसे टांगा और साथ में इस छड़ को, कांच की छड़ को ऐसे टांगा, तो ये दोनों आपस में चिपक गए, पास आ गए। यार ये भी ऑब्जर्वेशन था। फिर इन्होंने किया कि ये रेशम का टुकड़ा, ये रेशम और ये ऊन, इनको देखा तो ये भी पास आ गए। चलिए, तो मतलब उन्होंने सोचा कि पास ही आते हैं जब दो रगड़ते। फिर उन्होंने क्या देखा कि भाई जब रेशम का ये टुकड़ा और ये प्लास्टिक की छड़ इनको जब पास में लाया गया तो देखा कि ये तो दूर हो रहे, यानी ये आपस में दूर होने लग गए। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर ऑब्जर्वेशन से पता चला कि भाई कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो रगड़ने से मटेरियल के अंदर आ जाती है और वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसको कोई दूसरी प्रॉपर्टी का कोई मटेरियल दिखता है तो उसको अट्रैक्ट करती है और कई बार रिपेल करती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया और गिलबर्ट की जो थ्योरी थी
कि पॉजिटिव और नेगेटिव उसको भी उसने यूज किया था, तो और उसने आवेशों का नामांकन कर दिया कि भाई दो तरह के आवेश जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी अब हम थ्योरी पे आते हैं, और थ्योरी क्या कहेगी अपनी, वो ये कहती है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। कुचालकों को सामान्यतः इस विधि द्वारा आवेशित किया जा सकता है। चालकों को भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली कुचालकों के लिए ये विधि बेस्ट है। यानी अब जो है, जिस कहानी की मैं चर्चा कर रहा था, अब मैं उस कहानी पे बिल्कुल सही तरीके से आता हूं और अब आपको बताता हूं। शुरुआत में ऐसे ही हुआ था, शुरुआत में सब क्या पता था कि चार्ज जब सबसे पहले रगड़ा था तो पहले पता थोड़ी था कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पास आएगा। वो सब ऑब्जर्वेशन था, लटका के देखा था उन्होंने, तब पता चला था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए अब हम उसके बारे में देखते हैं कि क्या हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर मैं रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ को आपस में रगड़ता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाती है और ये नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसका मतलब क्या, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप इनको रगड़ते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, यानी किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, अगर वो हीट उतनी एनर्जी के बराबर है तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यानी फिर बात यह आ गई कि त्यागना या ग्रहण करना, यानी आवेशों में जो लेना देना है वो इलेक्ट्रॉन का है, यानी प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी संभव किसका है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, प्रोटॉन का कोई स्थानांतरण संभव नहीं है। चलिए साहब, अब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मान लो कि ये दो इलेक्ट्रॉन को भेजा इधर और इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए। मान लो पहले इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे, ठीक है। इसमें मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन थे और 8 ही प्रोटॉन थे। अब क्या होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी 6 और 12 18 है, पहले भी 8 और 10 18 है। यानी एक नियम आगे आएगा, हम पढ़ेंगे आवेशों का संरक्षण। यानी आवेश जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इधर से उधर, यही आवेश का मूल कारण था कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण हो जाता है किसी भी बॉडी में, या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या आ जाते हैं, यही बेसिकली आवेश का कारण बने थे। आगे हम पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, कैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीज़ें भी आएगी इलेक्ट्रॉनों का जब गुणधर्म पढ़ेंगे। पर पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आवेश का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि प्रोटॉन किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए ये प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये प्रोटॉन इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है। मान लीजिए कि प्रोटॉन इधर से इधर चला गया, इसका मतलब कि नाभिक इधर से इधर जा रहा है, यानी ये पूरा मटेरियल का फ्लो हो गया है,
इस मटेरियल का फ्लो हो गया है यहाँ से यहाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये एटम की स्टेबिलिटी को खत्म कर देता है। अगर नाभिक ही चला गया तो फिर काय का इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। स्थानांतरण किसका संभव है? इलेक्ट्रॉन का ही संभव है। बहुत ज़्यादा एनर्जी दे तो फिर हम डिस्ट्रॉय करते हैं बहुत सारे लॉ को। हो सकता है प्रोटॉन निकल भी जाए, लेकिन वो फिर मटेरियल की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ही आवेशों के कारण है, आवेश का कारण ही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन का लेना या देना है। और कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ये बात भी हमने देखी। चलिए, तो ये बात होगी, यानी रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो जाएगा और कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी। ऐसे कैसे कुछ और एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऐसे कैसे? अगर बिल्ली की खाल और प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ को अगर आपस में रगड़ें तो ये ऋणावेशित होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, और ये सारे क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। और ऐसे कैसे? अगर ऊन का कपड़ा और अंबर या एबोनाइट को रगड़े तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ऊन का कपड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप कह दो कि सर कोई और एग्जाम्पल, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये सब क्या है? एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट से, जैसे मैंने बोला ना कि दो को लटकाया फिर देखा कि अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्जन हो रहा है। वो क्यों हो रहा था कि कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे? क्योंकि एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। यहाँ से पता चला कि अपोजिट में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। सेम अगर हो जाए, जैसे ऊन का कपड़ा और कांच की छड़ को लटका दे तो वो इधर हो जाता है इस तरह से, तो वो क्या हो जाता है? रिपल्जन हो जाता है। ये भी आगे पढ़ेंगे कि कब रिपल्जन होगा, कब अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर एक पता चला कि समान अगर आवेश है, समान, देखो इधर वालों में सेम प्रॉपर्टी आई और इधर वालों में सेम प्रॉपर्टी आई, ये ऑब्जर्व करने से पता चला कि इन सब में एक प्रॉपर्टी आई, तो इनको बोला धनावेशित, इनको बोला ऋणावेशित। किसने बोला था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बोला था कि दो तरह के आवेश होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये नाम दिए थे। और वहां से, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर दोनों को मिला दे तो टोटल 0 हो जाता है। वो उनका नाम राम श्याम सीता के साथ अर्धी प्रदीप कुछ भी दे सकता था, पर उन्होंने कहा कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव मिलके भी तो 0 बनाते हैं, और यहाँ पर भी अगर ये दोनों मिल जाए तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है, यानी वो न्यूट्रल हो जाती है। इसलिए ये जो है उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दो नाम दे दिए। अब तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से लटकाया जाता है तो क्या होता है? बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? बिल्ली की खाल, यानी बिल्ली जो होती है वो मौसम संबंधी जानकारी आपको देती रहती है। आपको लगा होगा कई बार बिल्ली जो है चेयर पे काफी देर बैठी रहती है बिल्ली, तो वो अगर अपनी खाल को ऐसे रगड़ती रहेगी चेयर से, क्योंकि वो प्लास्टिक की है, तो आप देखोगे हो सकता है कि उसके जो बाल है वो सारे खड़े हो जाए, यानी वो चार्ज हो जाएंगे सारे पॉजिटिवली। और सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्जन। तो सारे बाल ऐसे बिल्ली के खड़े हो जाते हैं। कई बार अपनी पूंछ को ऐसे हिलाती रहती है, कई बार अपनी बॉडी को चाटती रहती है। तो ये कई बार ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसी जो है अजीब सी हरकतें करती रहती है। वो चार्ज का एक बेसिक जो है आप ऑब्जर्वेशन है बिल्ली को, अगर आपने देखा होगा तो मौसम जब बदलने लगता है या बारिश वगैरह के टाइम पे भी उसकी हाव भाव और बॉडी में चेंजेज होते हैं। ये सारी ऊन का कपड़ा, एबोनाइट, अंबर या प्लास्टिक से अगर आप रगड़ोगे तो वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। कई बार अगर आपने ऊन के कपड़े पहन रखे हैं और आप एक प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो काफ़ी देर से और आपने ऊन के कपड़े पहन रखे हैं, तो मान लीजिए कि आपने ऊन के कपड़े और ये प्लास्टिक की चेयर्स के बीच में हो रहा है फ्रिक्शन, काफ़ी देर से रगड़ रहे हो आप, ऐसे ऐसे घूर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो, तो इसकी वजह से, और आपने अगर यहाँ पर चप्पल पहन रखा है तो इसकी वजह से उस ऊन के कपड़े पे आ जाएगा चार्ज। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और प्लास्टिक पे आएगा नेगेटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज ऊन के कपड़े से आपके शरीर में आ जाएगा, क्योंकि शरीर कंडक्टर है, चालक है, तो आराम से वो जो है आपके शरीर पे आ जाएगा। और आपने चप्पल पहन रखी है तो अर्थ में नहीं जाएगा, वरना अर्थ में चला जाएगा। अब आप किसी मेटल सरफेस को टच करोगे एकदम खड़े होके तो आपको एक छोटा सा झटका लगेगा। ये कई बार हमने ऑब्जर्व किया कि गाड़ी की सीट पे हम काफ़ी देर तक बैठे हैं और एकदम हम दरवाज़ा खोलते हैं या किसी भी मेटल को अगर हम टच करते हैं तो एक झटका लगता है, क्योंकि मेटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन और आपकी बॉडी है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करता है? नेगेटिव।
नेगेटिव का अट्रैक्ट कौन करता है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इसको, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो कर नहीं सकता, तो फ्लो हमेशा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन करते हैं। उस मेटल से इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में आएंगे, और जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आवेश का जब प्रवाह होता है तो वो लगता है करंट, और इसीलिए आपको एक सडन जो है झटके का एहसास होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये कुछ बेसिक चीजें जो आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा आपको आइडिया देते हैं, है ना, कि भाई घर्षण की वजह से जो है इस तरह का हो सकता है। बेसिकली जो जमीन जो है, ये बात भी बताओ, क्योंकि चप्पल वाला एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि जमीन जो है वो इनफाइनाइट चार्ज ले सकती है, यानी इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन ले सकती है और इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो अगर आपने चप्पल नहीं पहन रखे हैं तो आप चार्ज होते रहोगे, और चार्ज धीरे धीरे जो है जमीन में चला जाता रहेगा, आप न्यूट्रल ही रहोगे। लेकिन चप्पल पहने हुए हैं तो नीचे कुचालक है, आगे आप देखोगे कुचालक का भी एग्जाम्पल, की कुचालक में आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता, तो वो आवेश आप तक ही रहेगा, है ना। इसीलिए करंट फ्लो नहीं हो। कई बार हम स्विच वगैरह भी सही करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई चप्पल पहन लिया कर, यानी ऐसा नहीं हो कि वहां से करंट सीधा इलेक्ट्रॉन जो है आपकी बॉडी के थ्रू बहे जमीन में और एक करंट फ्लो हो जाए। करंट का फ्लो नहीं हो जमीन से डायरेक्ट जो है अर्थ, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, इसलिए चप्पल वगैरह पहने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। चलिए साहब, अब नेक्स्ट थोड़ी और बात करते हैं हम अगले मेथड की ओर, है ना, अगले मेथड की ओर, और वो क्या है? चालन द्वारा। दूसरा मेथड कौन सा है? चालन द्वारा। अब चालन द्वारा हम मुख्यतः चालकों को आवेशित करते हैं, पर ये जरूरी नहीं है, हम कुचालकों को भी आवेशित कर सकते हैं। आगे मैं बता दूंगा कि कुचालकों को भी आवेशित कर सकते हैं जब दो चालकों को स्पर्श कराया जाता है। इसमें एक और चीज और जोड़ना, जिसमें कम से कम एक चालक आवेशित हो, या फिर दो कुचालकों को भी, है ना। तो यहां पर चालकों, या आप इसे लिख देना चालक या वस्तुओं को। मैं चालक का एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी वस्तु भी हो सकती है, कुचालक भी हो सकता है। तो उसमें से क्या हो, एक आवेशित हो चालक तार द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तार होना चाहिए वो चालक ही होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मीडियम शुड बी कंडक्टिंग। चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है दो वस्तुओं को या चालकों को, तो आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक की ओर होता है, और उससे क्या हो जाता है? आवेशन हो जाता है। चलिए जरा इसको भी जरा बहुत डिटेल से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि दो चालक, मैं चालक पे बात कर रहा हूं, एक गोला है जो इस तरह से, इस पर चार्ज है प्लस का। मैंने क्या कहा था? एटलीस्ट वन शुड बी चार्ज, एक तो आवेशित होना ही चाहिए। और ये मान लेते हैं कि आवेशित चालक गोला है, और ये अनावेशित चालक गोला है। अनावेशित चालक गोला है। अनावेशित चालक गोला है। अगर दो चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है या सीधे कांटेक्ट में लाया जाता है, ये भी आप लिख सकते हो, या डायरेक्टली कांटेक्ट में लाया जाता है। यानी मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं इसको किसी चालक तार द्वारा जोड़ दूं, या फिर मैं इस पॉजिटिव चार्ज वाले के पास इसको ले आऊं। डायरेक्ट फिजिकल टच है ना, ऐसा ये सेव बन गया है, सेम है यही, ठीक है, डायरेक्टली फिजिकल टच में। तो क्या होगा कि आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक की ओर हो जाएगा, और बाद में मैंने देखा कि ये इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज और
इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम मैं अगर इसको टच करके अलग करूंगा ऐसे, तो भी कहानी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम वही चीज़, इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट यहाँ अब चीज़ें हैं जो थोड़ी समझने लायक है और जो थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना और बिल्डअप करेगी, वो ये है कि क्या इस तार पे आवेश नहीं आएगा, क्योंकि चालक है तो आएगा, लेकिन हम इस पे मानते हैं कि इस पर चार्ज 0 आता है, क्योंकि हम मानते हैं कि इसकी नगण्य धारिता है। आगे हम पढ़ेंगे, जब धारिता चैप्टर आगे हम देखेंगे, तो नगण्य धारिता का मतलब होता है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। तो इसकी नगण्य धारिता मतलब ये आवेश को ग्रहण नहीं कर रहा, बस ये ट्रांसफर के लिए काम आ रहा है, ठीक है। या फिर हम ये वाला मेथड यूज कर लें ताकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं आए, सारा का सारा चार्ज जो है ऐसे लगे। तो यहां पर एक और बात यह आई कि भाई इस पे पॉजिटिव है तो इस पे भी पॉजिटिव आया है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहां गया है क्या? है ऐसा हुआ है क्या? चलो इस एग्जांपल से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो हुआ क्या है? हुआ यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं भाई साहब, कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे वो मान लो तो कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको कम कर दिया, इसको कम कर दिया, ये 2 तो इस पे कम हो गया पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, प्रोटॉन फ्लो नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है यहाँ पर। तो कैसे, एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, समझ गए आप लोग? तो इस तरह से आवेश आता है। और चलिए, आवेश कब तक आता है? तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है, यहाँ पे एक हैशटैग बना के लिखो, आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक, आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक उन दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए, समान ना हो जाए। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक ताप समान न हो जाए। पानी का प्रवाह, द्रव का प्रवाह, फ्लूइड का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों साइड प्रेशर यानी दाब समान न हो जाए। आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे जब विभव पढ़ेंगे, विभव वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से। तो ये वाला कॉन्सेप्चुअल चीज थी। चलिए, तो ये आपने लिख लिया होगा और एक वो लिख लिया होगा, क्या चालन में क्या होता है कि दोनों चालकों को आपस में टच करवाया जाता है या वस्तुओं को आपस में टच करवाया जाता है या किसी चालक तार द्वारा। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मीडियम जो होता है, माध्यम हमेशा चालक होना चाहिए, है ना। इसके स्क्रीन को पोज करो और इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा पोज करके। अब देखिए कि मान लीजिए कि यहां पर 1, 2, 3 और 4 चार्ज, सेम ऐसे ही गोला, मैं आइडेंटिकल गोला ले रहा हूं। आइडेंटिकल गोला है तो होगा क्या, ये मान लीजिए पहले चालक है और ये भी चालक गोला है। ये पहले आवेशित है और इस पर पहले कुछ भी नहीं है, इसको चालक तार द्वारा जोड़ा है, ये चालक तार है। तो अब देखा मैंने कि जब इसको जोड़ा तो स्टेप था 1। स्टेप 2 में क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता, स्टेप 1 में ये है। स्टेप 2 में मैंने देखा कि जैसे ही मैंने इस चालक तार से जोड़ा तो अब ये आगे कंडीशन ऐसी। अब हम ये नहीं कह सकते हैं भाई साहब, ये मैंने क्यों बनाया +2, क्योंकि हुआ क्या है कि यहाँ से लोगों को लग रहा होगा कि 2+ यहाँ गए और इस पे आ गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पॉजिटिव कभी नहीं गया है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं इस पे, और मान लो तो कि 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ये दोनों खत्म, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये दोनों खत्म, बचे कितने 1, 2, और यहाँ से 2 निकले इसलिए इस पे प्लस आ गया, तो यहाँ पे 2 प्लस आ गया ये, और विभव समान हो गया। ये सारे जो है इक्वली मट गए वगैरह। लेकिन अभी भी देख लो कि पहले क्या था, 1, 2, 3 एंड 4, तो Q इनिशियल, Q पहले,
+4 था, +4 कूलाम कर लो, है ना। बाद में 2 1 2 3 4 और Q बाद में +4। आवेशों का हमेशा संरक्षण होता है। तो यहाँ पर मैं प्लस, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कितने ही बना दिया कितने बना दिया, वैसे कोई चेक नहीं करने वाला, बट लॉजिकली आपको पता होना चाहिए। तो ये आवेशों का संरक्षण होता है, जितना पहले होगा उतना ही बाद में। दूसरा चालन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, समान प्रकृति का आवेश, समान प्रकृति का आवेश आता है। घर्षण में क्या हुआ था, एक नेगेटिव हुआ था, दूसरा पॉजिटिव हुआ था। यहाँ अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव होता माइनस 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 माइनस, और यहाँ पर ये गोला होता, इसको कनेक्ट कर देता, तो इस पे एक माइनस आता, इस पे एक माइनस आता, और इस पे 1 और 2 खत्म हो जाते। पहले भी 4 थे, अभी भी 4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ है। तो मैं यानी समान प्रकृति का, अगर पॉजिटिव है तो गोला दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए, यानी समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। अब जरूरी नहीं, कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक मान लीजिए कि पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो क्या होगा, तो डिपेंड करेगा कि किसका पोटेंशियल कम है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है ना। तीन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव नेगेटिव को, यानी ये हम देखेंगे जब एक सवाल 1 2 करेंगे तो बताएंगे। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया आवेशन का सेकंड मेथड। अब एक मैंने कहा था कुचालकों को, यस कुचालकों को भी किया जा सकता। मान लो ये कुचालक है और इसके यहाँ पर कुछ आवेश है, और यहाँ पर एक कुचालक है, इसके यहाँ पर कुछ आवेश है। अगर मैं इसको आपस में किसी चालक मीडियम द्वारा, तो अगर माध्यम चालक माध्यम द्वारा जोड़ दूं तो आवेशों का स्थानांतरण होगा, और होगा इतना ही, जो इसके कांटेक्ट में है ना वो थोड़ा सा चार्ज होगा पर होगा जरूर। यानी माध्यम चालक होना चाहिए, वस्तुएं चाहे कुचालक क्यों, पर मुख्यतः हम चालकों के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। 2 मेथड हमने पढ़े, इसमें काफी चीजें हमने देखी कि समान प्रकृति का होगा, आवेशों का संरक्षण अभी भी है ना, और एक कम से कम चार्ज होना चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा। 2 है तो और बढ़िया। ठीक है, फिर देखेंगे किसमें किससे जाता है, और एक देख लिया घर्षण। अब तीसरे मेथड पे आते हैं हम, कौन सा, प्रेरण द्वारा। तीसरा मेथड कौन है, प्रेरण द्वारा। बिना स्पर्श कराए किसी वस्तु को आवेशित करना, मुख्यतः चालकों को इस विधि द्वारा आवेशित करते हैं, कुचालकों को भी किया जा सकता है। इसमें भी कम से कम एक वस्तु आवेशित होती है। ये पॉइंट लिखने हैं आपको, लेकिन स्पर्श नहीं होता। देखिए क्या होता है। सबसे पहला स्टेप वाइज करते हैं। एक अनावेशित गोला है, थोड़ा स्पेस यूज करना, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहला स्टेप, एक अनावेशित गोला है, इसको कुचालक, एक अनावेशित स्टेप फर्स्ट में आपको लिखना है अनावेशित गोला है जिसको एक कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये सारा कुचालक स्टैंड है, क्यों है ये अनावेशित गोला, अभी मतलब समझ में आ जाएगा कि क्यों रखा। सेकंड स्टेप में इसके पास क्योंकि इस पर कोई भी आवेश आएगा, अगर ये कुचालक नहीं होगा अगर, तो ये सारा पृथ्वी में चला जाएगा, तो ये आवेशित हो ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर कुचालक स्टैंड रखा है ना, ताकि आवेश पृथ्वी में नहीं जाए। कुचालक स्टैंड ये
अनावेशित गोला। ठीक है, यहां पर इसके पास कोई चार्ज वस्तु को लाया जाता है, मान लेते हैं कि धनावेशित आवेशित वस्तु को लाया गया, आवेशित वस्तु को पास लाते हैं पर स्पर्श नहीं कराते। ठीक है, पास ले आए। अब होता क्या है कि इसमें चार्ज कुछ इस तरह से होते हैं, अनावेशित है मतलब इस पर मान लीजिए कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से चार्ज होते हैं। तो कुल चार्ज 0 है ना भाई, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो टोटल चार्ज कितना है? 0 है, इस तरह से। तो अब होता क्या है तीसरे में कि मान लीजिए कि क्लास में एक बच्चा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनके पास कुछ कीपैड के फ़ोन हैं और बैठे हैं, और एक नया बच्चा आता है एंड्रॉयड फ़ोन लेके। तो पहले जो बच्चे कीपैड फ़ोन वाले के पास चिपके बैठे थे, उनमें से कुछ बच्चे भाग के एंड्रॉयड के पास चले जाते हैं, है ना। लेकिन कीपैड के पास कुछ बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे क्योंकि एंड्रॉयड से अट्रैक्ट होते हैं वो एंड्रॉयड वाले फ़ोन की तरफ। यही कारण यहाँ पर है कि ये वाला जो आपका पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके पास बाकी कहानी वही है, देखो ना, बार बार मैं अगर है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, कुचालक स्टैंड। अब होता क्या है कि इसके नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाते हैं, मान लें कि इसमें 4 बनाए थे, पॉजिटिव के पास कौन आता है? नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले जाते हैं। अभी भी कुल कितना, जितना पॉजिटिव है उतना, अभी भी उस पर कोई चार्ज आया नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है मतलब उतना ये नेगेटिव है, जितने 4 नेगेटिव और 4 ही पॉजिटिव। लेकिन इसके पास आ गया है ना, इससे अट्रैक्ट हो गया है, आकर्षण हो गया है इसका। तो आकर्षण जब हुआ, ठीक है, अब 4th स्टेप में क्या किया है, ये अभी भी यही है, ये गोला यही है ना। छोटा क्यों है? क्योंकि आगे स्पेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर गोला छोटा हो गया, गोला वही है, वो बर्फ का नहीं है, चूस के उसको छोटा कर दिया, पूछा लगते हैं। अब ये नेगेटिव, ये तो ऐसे ही है, लेकिन पीछे इनको गुस्सा आया तो ये चले गए सारे बच्चे, कीपैड जिनके पास था फोन, उनका ग्रुप भग गया। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं तो मैंने इस सरफेस को क्या किया? भूसंपर्कित कर दिया, जमीन से संपर्क कर दिया। जमीन मैंने क्या बोला? इनफाइनाइट है, वो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दे सकती है, उतने चाहिए ले सकती है, यानी ये प्लस है तो यहाँ जमीन से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको क्या कर देंगे? चार्ज प्लस है तो 4 माइनस आएंगे जमीन से इलेक्ट्रॉन, और इसको कर देंगे 0, यानी यहाँ का चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सारा जमीन में चला गया। ये मान सकते हो कि सारा पॉजिटिव गया बेसिकली, और दिमाग से सोचो तो कि इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल कर देगा। लेकिन क्योंकि ये बच्चे तो भग गए, पर इन्होंने बहुत तगड़े से जकड़ रखा है। एंड्रॉयड वाला नया फ़ोन था तो उनका ध्यान ही नहीं हुआ कि बाकी कुछ क्या हुआ, ये इनके जकड़े में बैठे हैं। और 5th में हम क्या करते हैं? 5th के अंदर, 5th में हम जो है यहाँ पर इस 3rd वाले में चीज लिख देना, धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है। ये मेथड है बच्चों, एग्जाम आए तो इन 5 मतलब 5 के अंदर आपको लिखना है, 5-6 जो भी फोटो बन रहे हैं। अब ये पॉजिटिव और ये वही स्टैंड वगैरह, ये नेगेटिव इसके पास है ना, जितने हैं। अब यहाँ पर इस संपर्क को खत्म कर दिया है, अब भू संपर्कन को हटा दिया है। मान लो यहाँ से कोई गेट खोला था, बच्चे निकल गए, अब उस गेट को बंद कर दिया, यानी भू संपर्कन को हटा दिया है। अब ये ऐसा बना हुआ है। और लास्ट में होता क्या है? धोखा तब हो जाता है जब ये एंड्रॉयड वाला भग जाता है। अब ये चला गया है तो अब वो गोला ऐसे
और इस पे चार जो नेगेटिव थे 1 2 3 4, क्योंकि ये भग गया है तो अब इनके पास कोई चारा है नहीं, दरवाजा पीछे से बंद है, तो ये बेचारे अपने अपने रूम में अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, आवेशित वस्तु को हटा लिया है। इसमें क्या लिखना है आपको, आवेशित वस्तु को हटा देते हैं। तो इस तरह से ये आवेशन हो गया। देखिए पॉजिटिव लाए थे तो नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव लाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से प्रेरण द्वारा हम आवेशन करते हैं, यानी टच नहीं कर रहे हैं फिर भी आवेशन हो रहा है। टच नहीं कर रहे हैं फिर भी आवेशन हो रहा है, और ये विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन करने की। और पूछा जाता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि समझाइए। तो इस तरह से आपको ये 6 जो डायग्राम बने हैं, ये वाला, मोबाइल वाला, एंड्रॉइड वाला, जैसा भी आपको जो अच्छा लगे वो एग्जाम्पल लेके कि पहले अनावेशित था, फिर एक चार्ज को लेके आया, अगर वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव उसके पास आ गए, पॉजिटिव दूसरी सतह पे चले गए। अब मैंने जमीन से इसको कांटेक्ट में कर दिया तो पॉजिटिव सारे खत्म हो गए जमीन से इलेक्ट्रॉन आके, अब अपने पास सिर्फ नेगेटिव और इस पॉजिटिव का ये वाला बंडल रह गया। अब ये इसको हटा लिया आवेशित वस्तु को, तो ये बाकी संपूर्ण आवेश उस गोले पर विस्तृत हो जाता है। एक लाइन नीचे लिख देना, संपूर्ण आवेश उस गोले पर विस्तृत हो जाता है। इस तरह से हम एक आवेशित गोला बना दिया अनावेशित गोले का। तो ये भी हमने क्या किया, चार्ज को अस्तित्व में लाया। चार्ज तो पहले ही था, बाहर से कहीं से नहीं डाला है, इसी के अंदर था। अब ये बातें जो है हम करते हैं और इनको समझते हैं बच्चों। ओके, तो अगर इस तरह के सवाल आए तो आप लोग कर लोगे, इसका मुझे यकीन है। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें भी विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है ना, कि भाई ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव उत्पन्न हुआ। चालन में समान हुआ था, बाकी दोनों में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ था। और जो काम में ले, देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो रॉड है, ये पहले भी जिस पे चार्ज था अभी भी उस पे वही है, लेकिन घर्षण में भी दोनों वस्तुओं पे फर्क पड़ता है। एक पे कम होता है, एक पे ज्यादा होता है। चालन में भी इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होता है, दोनों वस्तुओं पे कुछ न कुछ फर्क आता है। प्रेरण में एक पे ही आता है, एक अपनी आई, ठीक है, बताया किया, निकल गई है ना। प्रेरणा उससे बना। कोई आदमी जिम जाता है, ठीक है, रोज, उससे कोई प्रेरणा लेके आदमी सोचे कि मैं भी आज जिम जाऊंगा। अब वो आदमी जिम जाए या नहीं जाए, उससे जो पहले जा रहा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फायदा नुकसान है वो जो प्रेरणा ले रहा उसका है, उस आदमी का कोई नहीं। सेम लाइक यहाँ प्रेरण में जो वस्तु प्रेरण के लिए काम आ रही है ना, जिस वस्तु की वजह से प्रेरण हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फर्क, चेंजेस नहीं आता है। ये भी ध्यान रखें। अब एक सवाल पूछा जाता है, गुलाम का नियम हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब आगे आएंगे। तो ये जैसे आ गया है यहाँ पर पीपीटी के अंदर, अभी दूर है वो, जब आएगा तो बता देंगे। क्या आवेशन से द्रव्यमान प्रभावित होता है? Is that charging is affect the mass of a body? तो आंसर है हाँ, होता है ना। अगर आपने सोचा है तो सही सोचा है। कैसे? इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये लगभग तो जीरो के बराबर है, लेकिन होता तो है। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ये ए है ना। अगर मैं इस ए को -2 बना रहा हूँ, इसमें ए में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ, यानी मैं इतना मास जोड़ रहा हूँ। मान लो पहले कितना भी मास था, x था, अब मैं x और इतने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, यानी इतना 2 गुणा ये इतना जोड़ा है ना, मैंने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, यानी x प्लस कुछ ना कुछ जुड़ा है, यानी मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी m- जो होगा -2, उसका मास ज़्यादा होगा हमेशा m से। या फिर ऐसे लिखना चाहूँ कि a-2 का ज़्यादा होगा हमेशा a से 1 पर। सेम अगर मैं यही a है, मैं a की बॉडी की बात कर रहा हूँ,
ध्यान रखना है, यहाँ ए को एक बार पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक बार नेगेटिव, इस तरह से बात। ऐसा नहीं कि एक यहाँ का नेगेटिव ले लो और दूसरा कोई बड़ा सा सोडियम को मतलब क्लोरीन को मान लो कि आप जो है या फिर नेगेटिव कर रहे हो और कोई बड़ा सा सीजियम को पॉजिटिव कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं, तो सेम होना चाहिए। क्लोरीन की बात हो रही तो क्लोरीन की तीनों बात होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ और A+2 यानी पहले मास मान लो x था, अब कुछ ना कुछ x माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं इसमें से यानी इतना मास निकला है यहाँ से, तो ये मास कम होगा, यानी A+2 कम होगा किससे, A से। यानी किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका मास बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसका मास कम हो जाता है। यानी एक ही बॉडी के लिए बात करूं तो उदासीन जो होगा वो बड़ा होगा धनावेश से। द्रव्यमान की बात हो रही है ना, तो सारा द्रव्यमान के लिए बात है, यानी उदासीन का द्रव्यमान ज़्यादा होगा धनावेश से, पर कम होगा ऋणावेश से। यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऋणावेश से, क्योंकि भाई उदासीन मान लो कुछ था तो था, अब जुड़ा है तो ज़्यादा है, और कम हो गया है, प्लस आया है, प्लस का मतलब +2 का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए यानी इतना मास कम हुआ। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, है ना। ऐसे भी पूछा जाता है कि रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ में क्या फ़र्क आएगा, तो रेशम का कपड़ा नेगेटिव हुआ यानी उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उसका द्रव्यमान अब बढ़ गया है, और कांच का पॉजिटिव हो गया था यानी कांच से इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कांच का जो अब द्रव्यमान होगा जो पहले के कंपेयर में वो कम हो जाएगा। जैसे पूछा जाता है तो कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आवेशों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप ऐसे ही जो है वीडियोस को देखते रहें, और सवाल जो आपके बुक वगैरह में है या जो भी आपके पास मॉड्यूल वगैरह अवेलेबल है, जो ऐप के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मॉडल पेपर दे रखे हैं, उनको भी आप अच्छे से सॉल्व करें और अपना काम करें। थैंक यू वेरी मच।